लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑल ओवर अगेन। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ एक्सप्लेन व्हाई इट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कौन सा? एक प्रूडेंस है, दूसरा मैचिंग है। क्योंकि मार्क्स सिर्फ दो हैं तो मैंने बस नाम बता दिया, दैट इज एनफ। मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का होता तो मैं इन दोनों को सेपरेटली एक्सप्लेन भी करता बहुत डिटेल में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बताया हुआ? प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द इररिकवरेबल डेट्स। अच्छा, इररिकवरेबल डेट या बैड डेट एक ही बात है। इन्होंने क्या बताया? पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड दो बैड डेट दो हैं जो कि ओवर 6 मंथ्स ड्यू हैं। जो हमारे कस्टमर 6 महीने से ज्यादा पुराने हो जाते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? बैड डेट्स के तौर पर ट्रीट कर लेते हैं। डबल एंट्री बन जाएगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और पी लिमिटेड क्रेडिट, क्यू लिमिटेड भी क्रेडिट। अच्छा, ज्यादा बेहतर ये बैड डेट एक्सपेंस की जगह आप इररिकवरेबल डेट डेबिट करो, क्योंकि अब नया नाम यही है और तो पास्ट पेपर में अक्सर यही आ रहा है काफी टाइम से। तब आपने न्यू टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, इररिकवरेबल डेट डेबिट एंड क्यू लिमिटेड क्रेडिट। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या? स्टेट टू रीजन इन विच द रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट मैनी बी रिड्यूस्ड। बताओ जरा, दो रीजन बताओ जिससे बैड डेट्स का रिस्क रिड्यूस हो जाए। बताएं मुझे, कोई बता सकता है? अर्ली पेमेंट पे कोई डिस्काउंट दे दें हम। ठीक है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज कर लें। लेकिन दोनों बहुत सिमिलर पॉइंट्स हो गए। अगर थोड़ा और चेंज कर लो। हाँ, न्यू कस्टमर्स को ज्यादा क्रेडिट ना दिया जाता, लंबा क्रेडिट ना दें, ये भी है। और एक तो चलो मैं लिखवा रहा हूँ, पहला वाला तो कैसे अच्छा है ये है। कहते हैं इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कैश डिस्काउंट्स फॉर अर्ली पेमेंट्स। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है रीजन? एक तो ये भी तो हो सकता है कि हम बोलें कि है ना, अवॉइड क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स ही ना करो तो बैड रेट क्या हो जाएंगे? खुद ब खुद कम हो जाएंगे। अवॉइड क्रेडिट सेल्स, कोशिश करो कि क्रेडिट सेल्स ना दो, स्पेशली टू द न्यू कस्टमर्स। अवॉइड क्रेडिट सेल्स टू न्यू कस्टमर्स। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, आप लोगों ने जितने ही बताए वो सब एक्सेप्टेबल हैं, कोई भी दो लिख सकते हैं। फिर एट 1 जनवरी द 2020 द बिजनेस हैड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 980। कैलकुलेट द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 31 दिसंबर। बताओ क्या होगा? प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या क्या हो रहा है? क्या हम सबसे पहले तो नया प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। जो न्यू प्रोविजन होगा हमारा वो क्या होगा? 34,200 मल्टीप्लाई बाय 1%, 6680 मल्टीप्लाई बाय 5%, 2130 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, टोटल करो जरा, क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, बैलेंस सीडी जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन का, वो कितना है? 889। और ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा प्रोविजन का? दिया हुआ था कहीं ना कहीं 980। ये हमारा बैलेंस सीडी है और 980 इज द ओपनिंग बैलेंस। कितना फर्क आ गया? यानी कि हमारा 91 का डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज इन प्रोविजन। अब प्रोविजन जो डिक्रीज होता है हमारे लिए अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा होता है। ठीक है, तो अदर इनकम हो गई हमारी। ठीक है, कैलकुलेट द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये हमने कर लिया। प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टी अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का टी अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों तरफ। अब फॉर्मेट लिख लो पहले तो इसका। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलवेज कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, बैलेंस कैरी डाउन विल कम ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा? 980।
बैलेंस कैरी डाउन कितना है आपका 889। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस चला जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट चला जाएगा डिफरेंस 91। State two factors that should be taken into account when setting a provision for doubtful debts। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जब हम सेट कर रहे हैं, जब परसेंटेज वगैरह, तो बताओ क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए। यस, व्हाट शुड बी द टू फैक्टर्स। पहला वाला फैक्टर आप क्या बोलोगे, एज ऑफ डेट। एज ऑफ डेट मतलब कितना पुराना डेट है तो उतना परसेंटेज उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा क्या हो सकता है बताएं, पास्ट एक्सपीरियंस। सही है, पास्ट एक्सपीरियंस। तीसरा और बताओ, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। वेरी गुड। वैसे दो ही बताने थे। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, कंट्री के हालात बहुत खराब होंगे तो क्या होगा, बैड डेट्स के चांसेस। अच्छा। Okay, question number 10 from the past troopers. The topic is bad and doubtful debts. Usman began selling goods on credit on 1st January 2021. He maintains an allowance for irrecoverable debt at each financial year end. ठीक है, explain two accounting concepts which are applied when making allowance for doubtful debt। वापस से वही आ गया, prudence and matching। explanation आप लोग कर लेंगे, मैं नाम लिखवा देता हूँ, prudence, prudence and matching। ठीक है, दोनों की explanation मैं पिछली क्लासेस में लिखवा चुका हूँ आप लोगों को। Part B. State two factors which should be considered when deciding the percentage that should be used for irrecoverable debt। Again ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी जल्दी शॉर्ट सा लिख लेते हैं। चलो, परसेंटेज के लिए क्या होगा, नंबर वन एज ऑफ डेट, दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस खाली नहीं लिखना है, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द बिजनेस, इस तरह से कर लिखे। और तीसरा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक कंडीशन खाली नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पार्ट सी में क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट फॉर द ईयर 2022 एंड 23। 2 साल का बनाना है, 2022 का भी बनाना है और 2023 का भी बनाना है, दोनों का बनाना है, 2 सालों का। ठीक है, अब 2022 और 23 2 सालों का बनाना है। देखो किस तरीके से बनेगा, ये टी अकाउंट का फॉर्मेट है। जब प्रोविजन का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, देखो अलाउंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जगह क्या आ रहा है, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट। एक ही चीज है, बट सीआई वालों को हर थोड़े देर बाद टर्मिनोलॉजी चेंज करने का शौक होता है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, डेट वाइज देख लेते हैं ना, डेट्स क्या हैं। अच्छा भाई, अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट्स। ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन विल ऑलवेज कम ऑन द क्रेडिट साइड, बैलेंस कैरी डाउन विल कम ऑन द डेबिट साइड, लेकिन 2 सालों का बनाना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, फिर वापस से बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, वापस से बैलेंस कैरी डाउन। एक साथ कंटिन्यूशन में बना दो ना, दो अलग अलग टी अकाउंट थोड़ी, एक ही अकाउंट 2 सालों का बनाना है, कंटिन्यूशन में बन जाएगा।
देखो एक बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा एक्स्ट्रा होता है। अब देखो जब 1 साल का बनाना होता है तो क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होता है, एंड में बैलेंस ब्रॉट डाउन पे खत्म होता है। 2 साल का है तो अगला साल भी कंप्लीट करेंगे। देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन पे स्टार्ट हुआ, बैलेंस कैरी डाउन है, फिर वापस बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर वापस से बैलेंस कैरी डाउन, वापस बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तरीके से कंप्लीट होगा ये। ठीक है, उसमें वैल्यूज डालेंगे हम। परसेंटेज क्या है, हर दफा 4% ही बताई हुई है। तो 18,200 है ये, 18,200 का 4% लगाओ। फिर वापस से 17,300 का 4%। फिर दोबारा से 19,600 का 4%। कितना आ रहा है? ठीक है, अब ये सारे अपनी अपनी जगहों पे प्लेस कर देंगे। सबसे पहले पहला वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 728। सब मेरे साथ हैं? देखो फर्स्ट वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन 728 है, बैलेंस कैरी डाउन क्या हो जाएगा 692। फिर वापस से 692 बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बैलेंस कैरी डाउन 784, और वापस से 784। अब इन सब के बीच में इनकम स्टेटमेंट डालो आप लोग खुद से। क्या करेंगे, डेट्स और इनकम स्टेटमेंट दोनों लिखना है आपको। साल शुरू कब हो रहा है हमारा, ईयर स्टार्ट कब हो रहा है हमारा, जनवरी में हो रहा है। जनवरी दिसंबर है ना, ठीक है। तो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी में। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे फिर 1 जनवरी, यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर, बताओ जरा क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट कहाँ पर आएगा, विच वन इज द लाइटर साइड? बोले भाई शाबाश। देखें गौर से, इन दोनों में से कौन सी साइड, 692 लाइटर है 728? बोले 692 लाइटर है ना, तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा। कितना है इनकम स्टेटमेंट? 36। ओके, ये हो जाएगा 728, यहाँ भी आ जाएगा 728। फिर देखो 692 लाइटर है 784। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। कितने का इनकम स्टेटमेंट आएगा? ठीक है, 1 जनवरी, 31 दिसंबर, ठीक है, ये हो जाएगा 2022। ठीक है, 2024 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा इसका। लेट्स मूव फॉरवर्ड। On 5th January, it was decided to write off 3470 as irrecoverable, being the balance held on the account of a credit customer T Limited. ठीक है। However, on 29 March, a check was received in full settlement of the amount owed by T Limited. State the double entry necessary to record the following transaction. Writing of the account on 5th January, the settlement of the amount due on 29th March. देखो बात सुनो, दो बातें हैं कि आपको जो है ना क्या कहते हैं, जब भी आपके पास बैड डेट रिकवर्ड होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में सुने जरा गौर से। हाउ टू रिकॉर्ड बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट, नॉर्मली बैड डेट की एंट्री क्या होती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री क्या होनी चाहिए, इसी का रिवर्स। उसूलन तो उसका रिवर्स कर देना चाहिए। भाई देखो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होता है, बैड डेट रिकवर्ड क्या होना चाहिए, क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम है हमारी। ठीक है, और उसकी जगह डेबिट क्या होना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब बात यह है कि सही इसी तरीके से होगा, जब भी आपकी बैड डेट्स की एंट्री बनेगी ना, बैड डेट रिकवर्ड की, तो दो एंट्री बनेगी। ठीक है, पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री जो आपने बैड डेट किया ना उसको आप रिवर्स करोगे, यानी कि बैड डेट एक्सपेंस जो डेबिट किया था ना, तो बैड डेट रिकवर्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट। मतलब आपने बैड डेट करते हुए क्या किया, ट्रेड रिसीवेबल्स को खत्म कर दिया था ना, अब वापस ट्रेड रिसीवेबल को क्या करोगे आप, क्रिएट करोगे कि भाई ये बंदे से मुझे पैसे लेने हैं। और फिर सेकंड एंट्री क्या बनाओगे, उसने पेमेंट कर दी। सेकंड एंट्री में क्या होगा, बैंक डेबिट और कस्टमर का नाम क्रेडिट। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको बैड डेट रिकवर्ड की एंट्रीज क्या होती हैं।
बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है। इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? आपके पास सबसे पहले दो एंट्रीज बनेंगी। पहली एंट्री क्या बनेगी? ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट एंड बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। एक एंट्री ये बन जाएगी। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? सेकंड एंट्री, अब पेमेंट आ गई है तो बैंक या फिर कैश जो भी होगा वो डेबिट हो जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो अलग अलग एंट्रीज बनेंगी। ठीक है। बैड डेट की जगह आप वो कर दो, क्या कहते हैं, इररिकवरेबल डेट्स। बात एक ही है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे जरा बताएं। इस क्वेश्चन में कितने का है हमारे पास? अमाउंट कितने की है? ये है टी लिमिटेड की और 3470 है। तो दो एंट्रीज की बन जाएंगी। नंबर वन, तो आप फर्स्ट एंट्री बनाओगे, क्या कहते हैं, टी लिमिटेड डेबिट। ठीक है। और बैड डेट्स रिकवर्ड या इररिकवरेबल डेट्स। बैड डेट्स की हमने पहले से नहीं बनाई हुई। स्टेट द डबल एंट्री नेसेसरी टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। और राइटिंग ऑफ द बैड अकाउंट ऑन 5 जनवरी 2024। हमने फिर कब राइट ऑफ किया था? ऑन 5 जनवरी इट वाज टू राइट ऑफ। ठीक है। और बंदे ने पे ऑफ कब कर दिया? 29 मार्च को। 2 महीने बाद ही पे ऑफ कर दिया। ठीक है, दो अलग अलग एंट्रीज हैं। अच्छा, इन्होंने मतलब बैड डेट रिकवर्ड के अलावा बैड डेट्स की एंट्री बनाने को भी बोला है, तो वो भी बना लेते हैं चलो। ये बैड डेट्स की एंट्री हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट डी के दो पार्ट्स हैं। ओके। पार्ट डी के अंदर पहला पार्ट तो ये होगा आपके पास, इररिकवरेबल डेट्स डेबिट। और टी लिमिटेड क्रेडिट। कितने की अमाउंट है? 3470। ये फर्स्ट एंट्री जो हमने बना ली है, क्या है? सिर्फ बैड डेट रिकॉर्ड करने की। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? ये कौन सी डेट है? इसकी डेट भी लिख लो। डेट्स भी लिखते जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसकी डेट क्या थी हमारी? 5 जन। अब इसकी डेट क्या है? 29 मार्च। 29 मार्च को उसको जो है वो गैरत आ गई और उसने बोला नहीं, अब मैं जो है अपने पैसे दे दूंगा। ठीक है। तो अब क्या होगा? हम 3470 रिकॉर्ड कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे? पेमेंट भी रिसीव करेंगे। कितनी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं हम इससे? बैंक से, कैश से? कुछ बताया हुआ है क्वेश्चन में? अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? नथिंग इज मेंशन तो आप बैंक लिख दोगे। लेकिन अगर कैश बताया हुआ तो कैश लिखोगे। ठीक है। इफ कुछ भी नहीं बताया हुआ तो आप बैंक ही लिखोगे खुद से। बैंक डेबिट और इररिकवरेबल, सॉरी, टी लिमिटेड क्रेडिट। ठीक है। नैरेटिव्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है? नैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड या नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। तो नैरेटिव्स का क्या रूल है बाय डिफॉल्ट? लिखना होता है नहीं लिखना होता है? लिखने होता है। अगर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला हुआ ना, देखो बाय डिफॉल्ट तो ये है कि नैरेटिव शुड बी रिटन। अगर क्वेश्चन ने मना कर दिया नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर आप नहीं लिखोगे। लेकिन अगर बोला हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो आपको नैरेटिव लिखना पड़ेगा। ऊपर वाले में भी लिखना पड़ेगा, इसमें भी लिखना पड़ेगा नैरेटिव। नैरेटिव किस तरीके से लिखते हैं, याद है सबको? बस सिंपल, टू रिकॉर्ड। अब ये रिकवरेबल डेट का ही वर्ड यूज करो ना, बैड डेट ना करो। देखो तमाम लेटेस्ट पास्ट में रिकवरेबल ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। टू रिकॉर्ड रिवर्सल ऑफ। अच्छा, ये वाला जो मैंने लिखा टी लिमिटेड डेबिट और बैड डेट्स
इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड पूरा होगा, खाली इरिकवरेबल डेट्स नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला सेकंड एंट्री है ना, इरिकवरेबल डेट्स खाली नहीं होगा, इरिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। टू रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ इरिकवरेबल डेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक डेबिट और टी लिमिटेड क्रेडिट टू रिकॉर्ड पेमेंट फ्रॉम, पेमेंट फ्रॉम टी लिमिटेड। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।